ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आम बजट 2021-22 पेश कर दिया गया है और ये मोदी सरकार 2.0 का तीसरा बजट रहा है। और हर बार की तरह एक बार फिर से हमने देखा है कि जो सरकार है उसने किसानों के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और किसान और गांव को क्या कुछ मिला है इस बजट में, तमाम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान और मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ श्री छबिलेंद्र राउल जी हैं जो कि पूर्व सचिव हैं रासायनिक व उर्वरक मंत्रालय के, और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं श्री के सिंह, डीडीजी एक्सटेंशन ICR। इसके अलावा किसान नेता श्री कृष्णवीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का फिर से स्वागत। और कृष्णवीर जी बताएं, किसानों के लिए एक बार फिर से समर्पण का भाव जताया है सरकार ने, और इस हिसाब से अगर इस बजट को आप देख रहे हैं तो क्या खास बातें आपको नजर आ रही है इस बजट में? देखिए मोनालिसा जी, पहली बात तो ये कि सरकार ने जो वायदा किया था MSP को 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर किसानों को देगी, उस वायदे पर सरकार खरी उतरी है और बजट में उसका प्रावधान किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो कृषि ऋण की सबसे बड़ी समस्या किसानों को बराबर रहती है, वो 16.5 लाख करोड़ रुपए का जो बजट में प्रावधान किया है वो किसानों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सही कदम है। 5,000 करोड़ रुपया माइक्रो इरिगेशन के लिए एडिशनल किया गया है, जिससे पानी की बचत भी होगी और उत्पादकता में वृद्धि भी होगी, दोनों चीजें होंगी। बाजार की जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है उसके सुधार के लिए ई नाम मंडी जो हैं उनमें 1,000 और नई मंडियों का सुधार करने के लिए सरकार ने जो प्रावधान किया है उसका सीधा सीधा लाभ देश के कृषि के उत्पादन करने वाले सभी उत्पादों पर किसानों को जानकारी, और वो जहां चाहें अपने माल को बेचने का जो उनको जानकारी होगी उसका लाभ आर्थिक रूप से किसान को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीने के पानी के लिए जो 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, स्वच्छ पानी होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे मानव स्वास्थ्य से जुड़ा है और ये एक अच्छी शुरुआत है। पहले से भी प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी और ये और बड़े पैमाने पे किया है, ये बढ़िया बात है। 40,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए जो बढ़ा के धनराशि दी है, ग्रामीण विकास के लिए है, गांव का विकास होगा, किसानों की तरक्की होगी, उसी से बाजार से किसान जुड़ेगा। ये मुद्दे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फिशिंग के क्षेत्र, मछली पालन के क्षेत्र में जो 5 हार्बर्स को मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार ने किया है और निर्यात के लिए जो 22 नए कृषि के उत्पादों को जोड़ा है। देखिए, ये सरकार ने जो निर्यात को 2 गुना करने का जो योजना पे काम किया था, उसी के लिए 22 नए कृषि उत्पादों को निर्यात के जोड़ा। निर्यात के लिए जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कागज पे लिख देने भर से होता, उसके लिए सरकार को तमाम आर्थिक सहायता देनी होती है और तमाम प्रकार का जो पैसा उसमें सरकार इन्वेस्ट कर। जी बिल्कुल। और राहुल जी, आप बताएं आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर के? अब जो कृषि का क्षेत्र है उसने मौजूदा वित्त वर्ष में एक सकारात्मक वृद्धि दिखाई है, तो ये बनी रहे और इसमें तेजी आए, इसके लिए आपको लगता है कि इस बजट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे फैक्टर के तौर पर काम करेंगी? देखिए, एक जो इसमें व्यवस्था किया गया है कि एक एग्रीकल्चर और इसके ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का प्रावधान किया गया है। इसका भी कमी काफ़ी महसूस किया गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो कम होते जा रहा है। तो ये इसको अरेस्ट करने के लिए एक सेस का प्रबंध किया गया है। और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में बताया कि 2013-14 से लेके 2020-21 तक कैसे MSP खास करके 2-4 क्रॉप का जो एग्जाम्पल दिया गया, व्हीट और पैडी, उसमें इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होते जा रहा है और सरकार कमिटेड है कि ये MSP को कायम रखेंगे और इंक्रीज्ड प्रोक्योरमेंट भी होगा। सो ये जो 2 चीजें बताया गया ये काफी अहम है। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट और SME सेक्टर और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी बताया गया है, वो भी काफी अहम है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बजट आया है इसमें किसानों के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके लिए आमदनी दुगनी करने की दिशा में जो सरकार लगातार कदम उठा रही है उसमें मददगार साबित होगी? देखिए, बजट सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है
विशेषकर जो एमएसपी की बात सरकार ने की है और जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जी। कि 2013-14 की तुलना में कितनी गुना अधिक वृद्धि एमएसपी में हुई है, और गेहूं जैसी फसल पे ही 75,000 करोड़ लगभग एमएसपी पे खर्च हुआ है सरकार का जी। पिछले वर्ष में, और इसको लगातार आगे बढ़ाने का सरकार ने आश्वासन दिया है। दूसरी बात है, इस बजट को पूरी तरह से यदि हम समग्र रूप से देखें तो इसमें कृषि विकास और ग्रामीण विकास दोनों को एक साथ लेकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि कृषि विकास ग्रामीण विकास से ही जुड़ा हुआ है। यदि रोड होगी, सड़क होगी, तभी संचार बढ़ेगा, तभी किसान का जो भी सामान उत्पादित करेगा वो बाजार तक जाएगा। इसी के साथ जो हम विविधीकरण की बात करते हैं उसके लिए भी सरकार ने जो आय बढ़ाने के स्रोत हैं, मछली पालन है, पशुपालन है, उधर सरकार ने जोर दिया है। और एक जो संसाधन कम लगें और पानी की भी बचत हो, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है हमेशा बना रहे, और कई क्षेत्रों में जहां हम देख रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है पीने के लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी सिंचाई में खर्च होता है 70 से 80%, तो उसको कम करने के लिए भी माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म जो सिंचाई की विधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से संसाधनों के संचयन पे, स्वास्थ्य के ऊपर, ग्रामीण विकास के ऊपर, और जो स्कूल्स के बारे में भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं कि इतने सारे स्कूलों को गुणवत्तापूर्वक हम बनाएंगे, तो वो ग्रामीण स्तर पे भी वो स्कूल हैं और गांव के बच्चों को, किसानों के बच्चों को भी उससे लाभ मिलने की संभावना है। जी कृष्णवीर जी, हम देख रहे हैं कि कृषि ऋण का जो लक्ष्य है वो भी एक बार फिर से बढ़ाया गया है। एक तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसानों को खास तौर पर संसाधन की कमी से जो जूझ रहे हैं छोटे और सीमांत किसान, उनको इससे काफी जो सहारा है वो एक तरह से मिल जाता है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई की जो पद्धतियां हैं उसके लिए काफी जोर दिया जा रहा है, ताकि पानी की किल्लत से जूझते हैं, उत्पादकता में उसमें कमी आ जाती है, लेकिन अगर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाए तो उसमें उत्पादकता अच्छी होती है। लेकिन ये अपना सके इसके लिए जाहिर तौर पर उसके लिए भी निवेश करने की जरूरत होती है, तो उसमें भी आवंटन किया गया है, 5,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया है। तो इससे कितना लाभ होगा किसानों को? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, पानी जो है वो सबसे बड़ा आवश्यकता है कृषि की जी। और जिस तरीके से पानी का दोहन देश में किया गया है और उससे भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है, तो यदि हम उसको देखें तो उसकी बोरिंग आज डीप बोरवेल करना पड़ता है, बिजली का ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और जितना पानी नीचे जाता रहेगा कृषि की उत्पादन लागत उतनी बढ़ती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो पानी को बचाना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कृषि के क्षेत्र के लिए, और पानी बचाने के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और फव्वारा सिंचाई पद्धति जो है वही एकमात्र रास्ता। उसमें दो बातें हैं जी। एक तो आप देखिए कि 60% तक करीब पानी की बचत होती है, ये तो एक मुद्दा है। और दूसरी बात जो उत्पादकता बढ़ती है जी। वो प्रतिवर्ष अगर हम देखें तो कम से कम 12 से 15% उत्पादन में वृद्धि होती है प्रत्येक फसल में। ये मैंने आपको बिल्कुल जो मिनिमम प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है वो बताया है। तो दो चीजें होती है, जब उत्पादन बढ़ेगा, पानी बचेगा, तो ये सही बात है कि उसका लाभ सीधे सीधे किसान को होगा। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो माइक्रो इरिगेशन है, हम देख रहे हैं कि पिछले जो बजट हैं उनमें भी रहा है इसका जिक्र। हालांकि ठीक पिछले बजट में माइक्रो इरिगेशन का नहीं था जिक्र, लेकिन इसके बावजूद उससे पहले भी हमने देखा था कि नाबार्ड के लिए भी एक अलग से कोष बनाने की बात हुई थी, और इस बार फिर से 5,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। तो ये जो कई सालों से माइक्रो इरिगेशन पर जोर दिया जा रहा है, उसके किस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, और आगे और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में और किस तरह से और काम किए जाने की जरूरत है? देखिए, यदि गुणवत्तापूर्वक उत्पादन करना है, यदि फलों की बात हो या सब्जियों की बात हो, तो कम पानी में अधिकतम उत्पादन, और जो गुणकारी उत्पादन की बात कहते हैं वो हो सकता है माइक्रो इरिगेशन से जी। और ये परिणाम हमने जहाँ भी हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड आम के लगाए हैं या दूसरे फसलों के लगाए हैं, वहाँ हमने देखे हैं, किसानों के खेतों पर किया है। मटर की खेती बहुतायत जहाँ भी अब हो रही है वहाँ देखेंगे किसान माइक्रो इरिगेशन की खेती, माइक्रो इरिगेशन के आधार पर खेती कर रहे हैं, सब्जियों का कर रहे हैं, और कई जगह फूलों की भी खेती माइक्रो इरिगेशन पे कर रहे हैं। और एक पौधे के आसपास ही जब पानी चाहिए और 8 मीटर पे जब आम का पौधा लगाते हैं तो पूरे खेत में पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए भी माइक्रो इरिगेशन, जो पानी की बचत की बात कही जा रही है, और चूंकि भूगर्भ जल स्तर
इतना तेजी से नीचे जाता है। और खास करके जो हरियाणा पंजाब की बात है, वहाँ 75 सेंटीमीटर हर साल नीचे पानी जाता है। ऐसे आंकड़े अभी हाल में ही एक कमीशन बना था, इतना जबरदस्त दोहन वहाँ पर तो पानी का वो पहले दोहन ही को हो रोकने चुका के लिए और लागत भी इससे कम होगी। जब कम पानी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लागत कम लगेगी, डीजल कम लगेगा। लेकिन और शिवाजी सरकार जी, किसानों के बीच इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाए? जाहिर तौर पर अधिकतर जो किसान हैं हमारे, वो वर्षा जल पर आश्रित है, असंचित क्षेत्र में आते हैं, तो वहां पर इस तकनीक की काफी जरूरत है, सूक्ष्म सिंचाई की, चाहे वो टपक हो चाहे स्प्रिंकलर विधि को अपनाए। लेकिन ये विधियां वो अपनाए, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाए? नहीं, देखिए, जहाँ सुविधाएं हैं, जहाँ पानी का एक फ्लो है, वहाँ सामान्य रूप से किसान इसको अपनाता है। जहाँ वो फ्लो नहीं है, वो ट्यूबवेल से सीधे पानी निकलता है और पूरी जो मोटी सी पाइप है वो सीधे खेतों में जाता है। जी। अब उसके लिए जो देखिए, ट्यूबवेल से पानी निकलेगा, उसकी एक धार होगी, रफ्तार होगी, वहां पे जो है इंटरवेंशन की जरूरत है कि वो पानी जो है, जो इतना ज्यादा निकलता है कि एक खेत से लेके दूसरे खेत जहां जरूरत नहीं है शायद वहां भी चला जाता है, तो वो इंटरवेंशन की हमें जरूरत है। वो टेक्निक जो है वो डेवलप हमने अभी शायद उस तरह से हमने सोचा नहीं कि अभी करने की जरूरत है। क्योंकि सामान्य रूप से आजकल आप चले जाइए कहीं भी जहां सामान्य रूप से ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, वहां किसान यही करता है, ट्यूबवेल लगा देता है, अपने खेत में भी लेता है, आसपास के खेतों में भी देता है, वो उससे भी उसके कुछ धन की आमदनी भी होती है, ये भी होता है। पर जिस तेजी से वो पानी निकलता है, उसी तेजी से शायद खेतों में पानी जाने की जरूरत नहीं है। तो उसको रोकने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत है, और वो व्यवस्था हो जाएगी तो जो आप कह रहे हैं स्प्रिंकलर और ये सारे ड्रिप इरिगेशन और ये सारी सिस्टम्स जो हैं, तो वो उसमें काम आ सकती है। पर वर्तमान में उसके लिए जो नेचुरली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए लगातार जो बजट और सस्ता होना चाहिए। तो जी हाँ, देखिए, बहुत भारी जो है सब्सिडी इसमें दी जाती है, तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो किसान हैं वो और ज्यादा जागरूक होंगे और इस सब्सिडी का वो लाभ उठाएंगे और वो जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां हैं उन्हें अपनाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि एमएसपी के बारे में जिस तरह से बजट भाषण में कहा गया है और एक विश्वास जताया गया है, बताया भी गया है कि किस तरह से जो एमएसपी में खरीद है वो काफी ज्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, तो किसानों के बीच एक विश्वास दिलाने की कोशिश एक तरह से की गई है कि जो एमएसपी की व्यवस्था है सरकार उसे लेके संजीदा है और ये जारी रहेगी। क्या कुछ कहा गया है इस एमएसपी को लेकर के बजट भाषण में, आइए देखते हैं। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. जी हाँ, तो साफ आपने सुना कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जो एमएसपी है वो लागत का 1.5 गुना रबी और खरीफ की जितनी भी अधिसूचित फसलें हैं सभी पर दी जा रही है। और इसके बाद आके आंकड़े भी बताए गए कि किस तरह से 2013-14 से लेकर 2021-22 तक जो है काफी ज्यादा वृद्धि हुई है प्रोक्योरमेंट में। कृष्णवीर चौधरी जी, आपको क्या लगता है इस बात के जरिए आखिर किस तरह का संदेश सरकार देना चाह रही थी संसद से बजट सत्र के दौरान? देखिए, जिस तरीके से पिछले कई महीनों से अफवाहों का शिकार किसानों को बनाया गया है, ये कहा गया कि एमएसपी सरकार खत्म कर देगी, खरीद खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, जमीन छिन जाएगी, ये किसानों को बरगलाकर, किसानों से झूठ बोलकर जिस तरह से राजनीतिक तरीके से अपनाया गया और किसानों के साथ ये जाती है, मैं तो ये कहूंगा किसानों को समझने की बात थी और आज सरकार ने इस बात को साबित करके दिखाया है। सरकार पहले से ही खरीद को बराबर बढ़ाती चली आ रही है। आप पिछले 6 साल के आंकड़े देख लीजिए, उससे पहले के आंकड़े देख लीजिए कि खरीद में वर्तमान सरकार ने बहुत ज्यादा इजाफा किया है। अगर धान की बात मैं करूं अकेले, तो 2009 से 14 तक धान की खरीद 2 लाख करोड़ की गई थी, जो वर्तमान सरकार ने 14 से लेके और 21 तक जो है वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की धान की खरीद की गई है।
ये एक उदाहरण देश के सामने मैंने इसलिए रखा, किसान भाइयों को समझना होगा। दूसरा, अगर मैं दाल की खरीद की बात करूं तो 2009 से 14 तक 645 करोड़ रुपए की धान की खरीद की गई थी, और वर्तमान सरकार ने 2014 से लेके और 2020 तक 49,000 करोड़ रुपए के दालों की जो खरीद है, तो 49,000 करोड़ की दालों की खरीद की गई है। अगर आप देखें तो 70 गुने से ज्यादा दालों की खरीद पर इस सरकार ने जो है एमएसपी पर खरीद की है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। सरकार की नीति और नीयत बहुत साफ है। सरकार अपने एमएसपी की खरीद को बराबर जारी रखेगी, उसको और बढ़ा रही है, उसके भाव बढ़ा रही है, उसकी खरीद बढ़ा रही है। तो किसान भाइयों को ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आपसे वायदा किया है, एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। आपको जिन ताकतों ने गुमराह किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है। दाम बढ़ाए हैं, खरीद बढ़ाई है। और जहां तक सरकार ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, मैं उसे भी स्पष्ट कर देता हूं कि कहीं भी वर्तमान व्यवस्था में जो कानून सरकार ने बनाए हैं उसमें जमीन का कोई वास्ता नहीं है। आपसे झूठ बोला गया, आपको गुमराह किया गया, किसानों की जमीन छिन जाएगी, और उस जमीन के नाम पर लाखों लाखों किसान सड़कों पर उतार दिए गए। इससे बड़ा धोखा कुछ हो नहीं सकता। वर्तमान व्यवस्था में जमीन को पूरी तरह सुरक्षित है, और जो भी लोन लिया जाएगा उसमें जमीन कहीं रहन भी नहीं रखी, कोई लोन नहीं हो सकता। तो ये दो बातें इसलिए मैंने कही क्योंकि सीधे सीधे किसान भाइयों से संबंधित है। जी जी, शाहजी सरकार जी, आप भी बताना चाहेंगे नए कृषि कानूनों के बारे में, जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में भी खास तौर पर जिक्र किया गया है और अलग से बताया गया है कि किस तरह से बीते दिनों लगातार सिफारिशें आती गई हैं जो कि कृषि सुधार की एक तरह से मांग करती थी, और ये जो कृषि कानून है वो जो कृषि क्षेत्र के है उसकी प्रगति के लिए किस तरह से जरूरी कदम था। नहीं, देखिए, वो जो कानून बने हैं उसको निश्चित रूप से कई प्रकार के जो स्टडीज आई हैं, और करीब 20-22 स्टडीज आई हैं, जिसके बाद इसको लागू किया गया और इसके ये कानून बनाए गए। और उसमें एक चीज जो है ये माना गया जब वो कानून बनाते वक्त कि सारी जो बातें हैं एमएसपी के जरिए ही नहीं हो सकती है, क्योंकि सारी खरीद सरकार नहीं कर सकती है जी। और किसान भी जो है वो भी सारी जो अपनी उपज है वो किसान सरकार को नहीं बेच सकती। तो सरकार के अलावा भी जो है दूसरे सिस्टम डेवलप हो, वो किस प्रकार से डेवलप हो, वो प्रयत्न जो है उसके जरिए किया गया, जिसमें एक चीज ये भी किया गया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जो लिमिट थी उसको भी समाप्त किया गया, जिससे कि अगर कोई किसान या कोई जो है ज्यादा उपज रखना चाहता है तो उसमें भी समस्या ना आए। पर उसमें एक चीज जो है मुझे लगता है जो किसानों में एक शंका पैदा हो गई है, उस पर थोड़ी सी बातचीत और कर लेनी चाहिए थी। किसानों से अगर थोड़ी सी और बातचीत हो जाती और किसानों को ये पहले से ही समझा लिया जाता तो आज जिस वहापोह की स्थिति है शायद वो ना होती। तो ये कई बार हम बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं और वाकई सारी चीजें जो हो रही हैं एक नए ढंग से ही होना है, क्योंकि इस बजट में भी कई तरह के डाइवर्शंस की बात की गई है। तो ये डाइवर्शन, ये जो कानून बने हैं वो मार्केटिंग डाइवर्शन किस तरह से किया जाए, मार्केट में दूसरे लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उस सिस्टम को बनाने के लिए कोशिश की गई थी। पर अगर किसानों को वो आज ठीक नहीं लग रहा है तो सरकार ने ये भी कहा है कि अभी तो हम करीब 1.5 साल के लिए हम उसको रोक देते हैं। तो यानी कि जो बातचीत का रास्ता है अब आगे खुलेगा, जो पहले नहीं हो पाया, कई बार नहीं होता है, कई बार कई चीजें नहीं होती, तो आगे वो रास्ता जो खुलेगा और उसके जरिए जो बहुत सारी चीजें होंगी तो निश्चित रूप से ही सरकार जो है, देखिए सरकार बातचीत से ही चलती है, सरकार बातचीत से ही बनती है, क्योंकि सरकार जो है एक एजेंसी है जो पूरे जनता सरकार लगातार बात कर रही है इस बारे में। 11 दौर की बैठकें हो चुकी है और सरकार की तरफ से हम लगातार रुख जो देख रहे हैं उसमें उन्होंने कई तरह के प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन जो किसान संगठन है हम देख रहे हैं कि वो एक ही रुख पर अड़े हुए हैं। तो अगर वो भी थोड़ा सा लचीला रुख अपनाएंगे और समाधान का हल निकालने की कोशिश करेंगे, सरकार क्या कहना चाहती है समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये गतिरोध जल्दी दूर होगा और समाधान भी निकलेगा। बहरहाल हम बजट पर लौटते हैं और जो बजट इस बार का आया है उसमें हम खास तौर पे देखें तो कृषि मंत्रालय के लिए और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जो बजट आवंटन किया गया है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आ रहा है। जो पिछले बार की बजट था उससे भी ज्यादा इसके आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो कोशिशें हैं सरकार की वो इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने की है। छबिलेंद्र राहुल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पिछले बार के बजट में भी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए हालांकि किसी तरह की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन जैसे कि हम बजट पूर्व चर्चा
चर्चा भी कर रहे थे कि इसके बावजूद पूरे साल भर में काफी ज्यादा जो है पैसे इस क्षेत्र में खर्च किए गए हैं। तो अब इस आगामी वित्त वर्ष में आप क्या मान रहे हैं कि किस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए कि जो पुराने जो फर्टिलाइजर सब्सिडी था उसको तो 2020-21 में वाइप आउट क्योंकि वो जो चौथी इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया गया था उसमें 65,000 करोड़ का एडिशनल बजट एलोकेशन किया गया था। जी जी। और इस बजट में भी जो विभाग तरफ से जो डिमांड किया गया था वो भी प्रावधान किया गया है जी। तो इस करके हमें इस जो फर्टिलाइजर सब्सिडी देने में जो फर्टिलाइजर कंपनीज है उनको देने में या सीधी तौर पे किसान को देने में कोई अड़चन नहीं आएगी। और ये जो एरियाज सारे वाइप आउट कर दिया गया, सरकार एक क्लीन स्लेट से शुरू करेगी। जी जी बिल्कुल। और जो बजट आवंटन की मैं बात कर रही थी उसमें अगर कृषि मंत्रालय और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसका जो बजट है उस आवंटन को अगर जोड़ा जाए तो वो 2.65 लाख करोड़ का होता है, जो कि पिछले बार जो था वो 2.43 लाख करोड़ का था। तो कृष्णवीर जी आप जरूर खुश होंगे ये देखकर कि एक बार फिर से जो बजट है वो इस क्षेत्र को बढ़िया मिला है। देखिए बजट में वृद्धि की है, इसे तो पूरा सारा देश देख रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बाजार में खड़ा करने के लिए किसानों को सरकार ने 1000 इनाम मंडियों को शुरुआत और बढ़ाने का काम किया है, ये बाजार में ही तो किसान का शोषण हुआ है आज तक। जो किसान का नुकसान हुआ है वो बाजार की ताकतों ने किया है। जब विकल्प ज्यादा होंगे, किसान को जानकारी पूरी होगी, तो इनाम मंडियों में जो 1000 संख्या बढ़े इसका लाभ जरूर मिलेगा। बाजार में जो है किसानों को जानकारी होगी और वो अपने मर्जी के मुताबिक देश की किसी भी मंडी में आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा। ये बहुत बड़ा कदम है, इसको समझने की जरूरत है कि इसमें पैसा भी खर्च करेगी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और 40,000 करोड़ का जो आवंटन है वो डॉक्टर सिंह किया ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए किया गया है। ये एक बड़ी राशि है, किस तरह ये जो है ये काम आएगी? देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में और जो गांव में आप जाकर के देखते हैं और जो कोविड के समय भी हमने देखा, जो पूरा कोरोना का पीरियड था, स्टोरेज की समस्याएं हैं गांव में। दूसरी बात है जो बाजार भी हैं, बाजार इतनी तरह से संरचना से सुसज्जित नहीं है कि किसान अपना माल ले आए उसकी अच्छी से अच्छी खासी वहाँ पे देख रेख हो सके जी। तो ये दो कमियां देखने को मिली। दूसरी बात है जो सड़कें हैं वो भी गांव में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि बहुत अच्छी नहीं है। तो ये 3 कृषि से संबंधित विशेष करके बातें हैं। और चौथा जो बड़ी बात है वो उत्पादन जब करता है किसान और वहाँ पे बिक्री नहीं हो पाती है तो प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज गांव में नहीं है प्रसंस्करण की। तो यदि बाजार की बात करें, बाजार सुदृढ़ीकरण की बात करें, स्टोरेज की व्यवस्था हो और प्रसंस्करण की व्यवस्था हो, यदि ये तीनों चीज़ें गांव में उपलब्ध करा दी जाती हैं तो किसान सक्षम है, मेरा मानना है कि उत्पादन करेगा, प्रसंस्करण करेगा और अच्छे बाजार में अपने सामान को ले जाकर के बेच सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखा है। पास का ही जो अटरना गांव है जहाँ पे कौन सिंह चौहान जी हमारे किसान हैं, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की खेती करते हैं और अच्छा प्रसंस्करण की इकाई उन्होंने रखा हुआ है जी। मशरूम की भी इकाई रखा हुआ है। तो जगह जगह किसान अपने को आगे ला रहे हैं और इसके लिए इस तरह की जो सहायता सरकार ने उपलब्ध कराई है उससे निश्चित रूप से जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर कहते हैं या द्वितीयक कृषि जिसको कहें, जो कि केवल फसल उत्पादन ही नहीं, फसल उत्पादन के बाद की क्रियाएं क्या होंगी उसके ऊपर किसान जोर देंगे और अपने उत्पाद को मूल्य परक बनाएंगे, ज्यादा मूल्य उनको मिलेगा और कुछ समय तक अपने पास रखने की क्षमता भी उनके पास होगी कि आज ही नहीं कि आज उत्पादन हुआ तो आज बाजार में हम किसी हालत में बेच दें, भले कीमत कम मिलती हो। तो ये फायदा उनको होगा जो इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार दे रही है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की काफी जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से दी जा रही है कि केवल जो किसान है वो उत्पादन के लिए ही न सोचे बल्कि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ ही उसके बाद उनको वाजिब मूल्य मिल पाए और वो एक उद्यम के रूप में स्थापित हो पाए, इसके लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस बजट में खास तौर पर क्या बातें कही गई है, बजट से जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर आइए नजर डाल लेते हैं। 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया गया है और वहीं ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है।
तो वहीं एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को भी लाया गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि 1000 और मंडियां जोड़ी जाएंगी। वहीं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा और जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है और उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। जहां तो शैलेंद्र राहुल जी, आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि कृषि के साथ साथ जो ग्रामीण विकास है उसमें भी काफी जोर यहाँ पर दिया गया है। हाँ जी, ये जो आप बताए कि जो रूरल डेवलपमेंट फंड में जो वृद्धि किया गया है जी, जी, जी। वो जरूरी था, क्योंकि जैसे कृषि का विकास रूरल एरिया का विकास ग्रामीण विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आनुषंगिक क्षेत्र में उनका विकास होता है तो कृषि का जो फसल का है और कृषि उत्पाद का डिमांड भी बढ़ता है और उसका प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करने में मदद मिलता है। तो इस करके ये जो प्रावधान किया गया है वो काफी अहम है। और मैं पहले भी बताया था कि एक नया सोच लाया गया है कि एक एग्रीकल्चर सेस डेवलपमेंट सेस के लिए सोचा गया है। वो किसके ऊपर होगा वो बाद में डिटेल्स आएगा, बट वो भी शायद कृषि क्षेत्र में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, कृषि में जो साइंस क्षेत्र में उसको उपयोग करने का व्यवस्था होगा। जी बिल्कुल, तो यही उम्मीद की जा रही है कि ये तमाम जो प्रावधान किए गए हैं उससे कृषि क्षेत्र में और भी ज्यादा वृद्धि देखी जाएगी और जो एक सकारात्मक विकास दर कृषि क्षेत्र ने दिखाया है उसका ये मोमेंटम जारी रहेगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा मंथन जारी रहेगा बजट, गाँव और किसान को लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।